नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना वर्ष 2018 की है। जनपद है बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो अपराध के लिए, क्राइम के लिए जाना जाता है। जिला बागपत में एक बाजार है, एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, थाना भी है, तहसील भी है, खेखड़ा। बात 19 सितंबर 2018 की है। कस्बे की एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र कोई 9 साल रही होगी, वो शाम को घर से अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रात में 12 बजे तक जब वो घर नहीं आई तो उसके माँ बाप का बेचैन होना स्वाभाविक था। माँ बाप और मोहल्ले के कई लोग मिलकर थाने पर पहुंचे। वहां पर बताया कि मेरी बेटी पूनम, ये नाम बदला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि तमाम डायरेक्शंस हैं और घटना ये हालिया है, इसलिए ये नाम बदल कर मैं बता रहा हूँ। हालांकि अखबारों में इसका असली नाम भी दिया गया है, जो गलत है। गलत का मतलब जो नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पूनम अपनी बहन के साथ शाम को कोई 4 बजे घर से निकली थी। बड़ी बहन को अपने ट्यूशन की क्लास में जाना था। जिद करके ये पूनम भी साथ में चली गई, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। पहले लोगों के दिमाग में था कि शायद वो बहन के साथ ही कोचिंग तक चली गई हो, बाहर खेल रही हो, इंतज़ार कर रही हो, जब बहन आएगी तो उसके साथ आ जाएगी। बड़ी बहन ने वापस आकर बताया कि मैंने उसको कोचिंग से थोड़ा पहले ही ये कह दिया था कि तुम अब घर वापस जाओ, मैं कोचिंग जा रही हूँ। मोहल्ले वालों ने और बच्ची के माँ बाप ने थाने पर उसका हुलिया, उसका पहनावा, उसकी उम्र, रंग रूप, ये सब बताकर ये कहा कि साहब हम बहुत परेशान हैं, बच्ची कहीं और जा नहीं सकती। रात में वो हर हाल में घर पर ही रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रात में देर से भी घर आती हो। कस्बा चूंकि संवेदनशील है और मामला कस्बे का ही है, कुछ नौजवान लड़के रात भर बच्ची को इधर उधर ढूंढते रहे, तालाब में, कुएं में और ऐसी जगह जहां हो सकता है छिपने के लिए गई हो किसी खेल में और वापस न आ पा रही हो। खाली पानी की टंकियों में, उनके छत की पानी की टंकियों में, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। 20 सितंबर यानी गुमशुदगी लिखाने के अगले दिन सवेरे नौजवान बच्चों ने बताया कि एक बोरी में लाश कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। कस्बे से थोड़ा बाहर की तरफ, जहां कस्बे का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, वहीं पर एक प्लास्टिक की बोरी में ये लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। पुलिस आई, थाना प्रभारी आए, लाश को बाहर निकाला गया। लाश बिल्कुल नग्न थी, नेकेड थी। हालांकि उसके पहने हुए सारे कपड़े भी उसी बोरी में भीतर थे। पूरा कस्बा इकट्ठा हुआ, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के प्रति गुस्सा अपने चरम पर था। पुलिस ने कोशिश की कि यहीं पंचायतनामा भर के बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाए, लेकिन जनता का विरोध बहुत भीषण था। पब्लिक ने कहा हम कतई नहीं जाने देंगे, पहले अपराधियों को पकड़ कर ले आइए। पुलिस अपने तरीके से समझाती है कि साहब अब जो होना था हो गया, बच्ची की इस लाश की क्यों दुर्दशा हो रही है। लोगों ने कहा साहब हम बर्फ की सिल्लियों में रख लेंगे, हम यहीं बैठेंगे, आप पहले अपराधी को ढूंढ कर ले आइए।
अपराधी को पकड़िए, तभी बच्चे की बॉडी हम जाने देंगे। खैर, सारे वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठा हुए। बड़ी मुश्किल से अगल बगल के थानों की फोर्स भी बुलाई गई। जब फोर्स बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गई, तब पुलिस की घेराबंदी में लोगों को समझाकर बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी को पुलिस के वाहन से मॉर्चरी तक ले जाया गया। मॉर्चरी में ही उसका पंचायतनामा किया गया, बॉडी सील की गई और पोस्टमार्टम करने वाले जो मॉर्चरी में लोग होते हैं उनको हैंडओवर कर दिया गया। चूंकि मामला कस्बे का था, मामला बच्ची के बलात्कार का था, मामला कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या की संभावना का था, इसलिए रात में ही उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ गंभीर दुराचार की बात लिखी गई और यह भी लिखा गया कि बच्ची की मृत्यु इसी दुराचार के दरमियान सांस अटकने से, सांस के फंसने से, सांस के रुकने से यानी एस्फिक्सिया से हुई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लोगों का गुस्सा और चरम पर पहुंच गया। बॉडी के जाने के साथ ही पूरा कस्बा सड़कों पर आ गया, बाजारें बंद कर दी गई। लोग वही नारे लगा रहे थे कि पुलिस अगर रात में जो गुमशुदगी लिखाई गई होती उस पे जरा सा भी हाथ पैर मारती, थोड़ा सा भी मेहनत करती तो बच्चे की जान बच जाती। शाम होते होते नौजवान बच्चों ने कैंडल मार्च की घोषणा कर दी। पूरा कस्बा, जो बीच का इलाका होता है कस्बे के, चौराहा जिसे कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हो गया। हाथों में कैंडल लेकर, मोमबत्ती लेकर रात में कैंडल मार्च भी निकाला गया। लड़कों के हाथ में तख्ती थी, पूनम के साथ न्याय करो, हत्यारों को फांसी दो। एक ही डिमांड थी कि फौरन अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें मौके पर ही दंड दिया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जब कैंडल मार्च समाप्त हुआ तब पुलिस की जान में जान आई, वरना पुलिस पूरा दिन से, जब से बच्चे की बॉडी मिली थी तब से हलाकान थी। घटना का जो गंभीर स्वरूप था, अगले दिन अखबारों में जिस तरह से समाचार इसका छपा, सवेरे सवेरे ही बागपत के एडिशनल एसपी, सर्किल ऑफिसर, एसएचओ और क्राइम ब्रांच की टीम ने थाने पर ही मीटिंग शुरू की। कभी कभी ये ऐसा भी इसलिए भी वहीं पर मीटिंग की जाती है, तमाम गाड़ियां बाहर खड़ी होंगी, कस्बे को लगेगा कि पुलिस कुछ सीरियस हो गई है या पुलिस गंभीरता से इस घटना को लेकर आगे की विवेचना करने का प्रयास कर रही है। जब तरतीबवार बात पूछी गई तो वहां पुलिस वालों ने, जो मौके पर थे, जो बॉडी के साथ वहां लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो मुश्किल से उसके शव को वहां से निकाल कर लाए थे, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची शाम को 4 बजे अपनी बड़ी बहन के साथ गई थी, बाजार घूमने की जिद कर रही थी और ये कहा था कि तुम कोचिंग चली जाना, हम वापस लौट आएंगे। बड़ी बच्ची जब वापस आ गई ट्यूशन से, तब घर वालों का माथा ठनका। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गई। बड़ी बहन ने बताया कि बिल्कुल ठीक कोचिंग से थोड़ा पहले हमने उसको घर जाने के लिए कह दिया था, घर वहां से बहुत दूर भी नहीं था। पुलिस ने 3-4 टीमें बनाई जो अलग अलग दिशा में काम करे। एक टीम को यह काम दिया गया कि बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है उस इतिहास के या ऐसे रेप के मामलों के जो पुराने मुलजिम हैं उनकी तलाश की जाए। बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ या कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना करने वालों को। दूसरा ये कहा जाए, ये बताया जाए कि आप उस समय में सड़क के आसपास की दुकानों और लोगों से बातचीत करके ये जानने का प्रयास करें कि
कि बच्ची को कोचिंग से लौटते समय, यानी ट्यूशन जहाँ उसको छोड़ा गया था, उसके लौटते समय अंतिम बार कहाँ पर देखा गया था। पुलिस के सामने दिक्कत इसलिए थी कि दोनों बहनों में से किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए न तो लोकेशन का पता लग सकता था, न ही जो टावर डाटा या डंप डाटा इकट्ठा करते हैं सर्विलांस में, उसका ही कोई पता था। डॉग स्क्वाड जो आया था वो भी चूंकि तब पहुंच पाया जब वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे, इसलिए कोई मतलब नहीं था कि वो उसके स्मेल को लेकर आगे तक जाए। वही कस्बे की सड़कों पे घूम के वो रह जाता था। फॉरेंसिक वालों को भी कोई लीड मौके से नहीं मिली, सिवा उस बैग के, उस प्लास्टिक की बोरी के जिसमें बच्ची की लाश मिली थी। फॉरेंसिक वालों ने उसकी हर एंगल से फोटोग्राफ खींच ली थी, बस इसके अलावा उनके पास कोई भी लीड नहीं थी। ये लोग वहां पर मीटिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तीसरी टीम को इसलिए लगाया गया कि इनके घर की कोई अदावत हो, इनके घर की कोई दुश्मनी हो, इनके घर की किसी से मुकदमेबाजी चल रही हो, उसका पता किया जाए, शायद ये उसका परिणाम हो। ये मीटिंग चल रही थी। करीब 11:30 पौने 12 बजे थाने पर सूचना आई कि वार्ड नंबर 1 के सभासद के बेटे रजनीश, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने अपने घर में फांसी लगा ली है। सभासद का घर भी इसी जो बच्ची गायब हुई थी, जिसका शव मिला था, उसके पास ही था, थोड़ा सा दूरी पर, मतलब मोहल्ले में ही, उसी रो में था। बहरहाल सभासद के बेटे की आत्महत्या थी। पुलिस ने फौरन दौड़ लगाई। सभासद के घर के सामने उसके समर्थक और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मामला आत्महत्या का था। लोगों ने बताया कि जब वैसे सामान्य रूप से ये 8 बजे तक जग जाता है, उसके बाद फिर ये अपना खाना वाना खाता है, नहाता है, थोड़ी देर से ये दुकान पर जाता है। उसकी जूतों की एक दुकान थी, बड़ी दुकान थी। लेकिन आज जब वो 12 बजे तक नहीं उठा, घर वालों ने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, भीतर से कोई हलचल नहीं हुई, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो लोगों ने मजबूरन दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के भीतर गए तो देखा उसकी लाश पंखे पर लटकी हुई थी, पंखे के सहारे लटकी हुई थी और जान जा चुकी थी। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की जो टीम आई, उसने रस्सी को काट के शव को नीचे उतारा, पंचायतनामा किया, सील बंद किया, पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। लाश को पीएम के लिए भेजने के बाद जब पुलिस अपनी जगह यानी थाने पर पहुंच गई, शाम का समय हो चुका था। लड़की की विवेचना में लड़की के हत्यारों को पता लगाने वाली टीमें अपनी अपनी जगह चली जा चुकी थी। तब सभासद के कुछ समर्थक इंस्पेक्टर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब, ये रजनीश जिसने आत्महत्या की है, इसका स्वभाव ऐसा कभी नहीं था कि ये आत्महत्या करे। न तो ये इंट्रोवर्ट था, न क्रिमिनल माइंड का था, और ये न इसे कोई दिक्कत थी, न पैसे की, न किसी चीज़ की। ये आत्महत्या कर नहीं सकता, कुछ इसमें फाउल प्ले लगता है। आप भी जरा इसकी गहराई से जांच करें। इंस्पेक्टर ने फौरन उन लोगों को बुलाया जो मौके पर लाश को पंखे से उतारने, उसको पंचायतनामा करने, उसको सील बंद करने का काम जिन लोगों ने किया था। और फॉरेंसिक वालों को भी, उनसे भी बात की कि भाई मौके पर अगर आपने कोई फ़ोटोग्राफ ली हो उसकी, वो फ़ोटोग्राफ सब व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम भी देखें। खासकर उनका इंटरेस्ट दरवाज़ा किस तरह तोड़ा गया था और बॉडी किस तरह लटकी हुई थी। जो लोग इस पूरी प्रोसेस में शामिल थे, उनसे कुछ सवाल इंस्पेक्टर ने पूछे। जैसे जब वो लटका हुआ था तो उसका पैर नीचे ज़मीन से या बिस्तर से कितना ऊपर था,
ऐसा तो नहीं था कि वो टिका हुआ हो। दूसरा, रस्सी किसने काटी थी? क्या उसका फंदा बहुत मजबूत था या बहुत कस के बांधा हुआ था, यानी जो लटकने के बाद अपने आप वेट की वजह से कस जाता है, उस तरह था या ढीला था? तीसरा, जो रस्सी उसने इस्तेमाल की थी वो क्या पहले से मौजूद थी या बाहर से लाई गई थी? तब तक व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ भी क्राइम ब्रांच वालों ने भेज दी जो मौके पर खींची गई थी। उससे एंगल का देखना, उससे ये कंफर्म कर लेना कि जो टीम के लोग बता रहे हैं कि पैर की क्या पोजीशन थी, गर्दन कितनी खिंची हुई थी, जीभ बाहर थी कि नहीं थी, यूरिन बाहर निकली थी कि नहीं निकली थी, जो सामान्य सिम्टम्स होते हैं इसके सुसाइड के, उसको देखने के लिए वो सारे फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे देख ही रहे थे। उस कमरे की पोजीशन के, शव की पोजीशन के, शव के लटकने के दृश्य के। उनकी नज़र उस कमरे में पड़े हुए प्लास्टिक के कुछ बैग्स पर पड़ी, और ये बैग बड़ी संख्या में वहां रखे हुए थे, तय करके रखे गए थे एक के ऊपर एक। लेकिन उस पर जो ब्रांड लिखा हुआ था, जो प्रिंटिंग थी, वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में आया कि यही तो वो बैग है जिसमें लड़की की लाश मिली थी। लेकिन फोटो से वो 100% यानी 100% ये बात कह नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर का माथा ठनका। जो लोग सभासद के समर्थक ये कहने आए थे कि कोई फाउल प्ले है, उनसे इंस्पेक्टर ने कहा कि चलिए हम एक बार मौके को देख लेते हैं, हम तभी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। फोटोग्राफ से बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा है। इंस्पेक्टर चले, उनके साथ वो 4 से 10 समर्थक जो सभासद के थे वो भी चल दिए। उस कमरे में पहुंचे। उस कमरे पर जाकर देखा कि वो बैग, प्लास्टिक की बोरी, वो चारों तरफ वहां तय करके रखी हुई हैं, बड़ी संख्या में रखी हैं। उसको खोला, उसके ब्रांड को देखा और फिर सभासद से पूछा कि भाई ये बैग किस पर्पस के थे और यहाँ क्यों रखे हुए हैं? सभासद ने बताया कि मेरे बेटे की जूते की दुकान है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कहीं से जूतों का माल कानपुर से या पंजाब से या दिल्ली से मंगवाते हैं तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाप के जूते इसी बड़े पॉलीथीन के बैग में, इसी बड़े प्लास्टिक के बैग में सील करके या सिल के हमारे पास तक आते हैं। इनमें से जूते निकाल कर वो दुकान पर पहुंचा दिए जाते हैं और ये बैग, ये प्लास्टिक की बोरियां, इसको मोड़ कर हम रख लेते हैं। कभी कभी किसी के काम आती हैं, लोग मांग कर ले जाते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको किलो के हिसाब से कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, कुछ पैसा इससे मिल जाता है। इतना सब देखने और उस बोरों की, उस प्लास्टिक की बोरियों की फोटोग्राफ लेने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं आपका डाउट दूर कर दूं कि ये बिल्कुल सुसाइड है। इसलिए क्योंकि घर वालों ने ही दरवाज़ा तोड़ा है। दूसरा, और कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है जिससे कोई आ जा सकता हो, न ही किसी के आने जाने की कोई निशान इसमें मिल रहे हैं। लड़के ने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद फांसी पर लटक गया। ये आत्महत्या का केस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी तरह समझा बुझाकर भागकर इंस्पेक्टर थाने पर पहुंचे। थाने पर वो बोरी जो मौके पर सील की गई थी, वो सील नहीं की गई थी, वो रखी हुई थी, उसे सील करके कोर्ट में भेजा जाना था। उन्होंने जो फोटोग्राफ खींची थी उससे और उस बोरी का मिलान कराया। वो सेम शेप, सेम साइज, सेम ब्रांड, और ब्रांड का जो लिखा हुआ पता उस पर था, फ्रॉम जिसमें लिखा रहता है, वो सब एक ही था। इंस्पेक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि इस प्रकार के जूते के बैग्स का इस्तेमाल जो जो करता है, संभवतः उन्हीं के बीच में
हमारा हत्यारा भी है। फिर उससे पूछा गया, सभासद से, कि ये बताइए कि आपके जूते का ये कारोबार और कौन कौन लोग करते हैं। उसने बताया कि खेखड़ा कस्बे में सिर्फ 2 लोग और हैं जो हमारे ब्रांड के जूते मंगवाते हैं। हम देहात के लोगों के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये उनके लिए कुछ कम अच्छी क्वालिटी के सस्ते जूते मंगवाते हैं। तुरंत क्राइम ब्रांच को इंस्पेक्टर ने संपर्क किया और कहा कि ये मृतक का घर, मृतक की दुकान और इसके अलावा 2 और दुकानें जहां पर इसी ब्रांड के जूते मंगाए जाते हैं, उनके आसपास के सीसीटीवी फुटेज की 24 घंटे की जांच की जाए, जिस दिन की यह घटना है, यानी 19 तारीख की शाम से लेकर 20 तारीख की सवेरे तक, जब वो कूड़े के पास बोरी में बच्ची की लाश मिली थी। फौरन सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और तब आश्चर्य हुआ जब मृतक, यानी जिसने सुसाइड किया था, रजनीश, उसकी दुकान के सामने के सीसीटीवी फुटेज में शाम को 4:45 बजे वो बच्ची को भीतर ले जाते हुए, दुकान के भीतर ले जाते हुए दिखा। हाथ में उसके टॉफ़ी और चिप्स का एक पैकेट था। बच्ची उसके साथ दुकान में चली गई। थोड़ी देर बाद दुकान का शटर भी बंद कर दिया गया। भीतर क्या हुआ ये किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आ सकता था, क्योंकि दुकान के भीतर सीसीटीवी नहीं लगी थी। लेकिन करीब 1 घंटे बाद पीठ पर वही बोरा लादे हुए रजनीश बाहर निकला। जहां जहां सीसीटीवी मिले, उस जगह तक के लिए जहां पर उसकी बॉडी मिली थी, सब जगह रजनीश अकेले ही पीठ पर बोरा लादे हुए दिखाई पड़ा। समझने में कतई देर नहीं लगी कि ये 20 साल के रजनीश ने 9 साल की पूनम को ल्योर किया, लालच दिया। बच्चा है, लालच में आ गया, टॉफ़ी और चिप्स, इन सब चीज़ों की लालच में वो आ गया, उसे भीतर ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। जैसे ही ये फैक्ट पता लगा, बुलाकर सभासद और उसके जानने वालों को सबको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। परिवार वालों से फिर बातचीत की गई कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ कि रात में उसने सुसाइड कर लिया। घर वालों ने बताया कि वो दुकान बंद करने के बाद आया, सामान्य था और वो अपने भाई का इंतजार कर रहा था। खाना सब लोग साथ साथ खाते थे। उसका छोटा भाई कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद कैंडल मार्च जब खत्म हुआ तो उसका छोटा भाई घर आया खाना खाने के लिए। बड़ी बेसब्री से रजनीश उसका इंतजार कर रहा था। उसने आते ही पूछा, कहाँ गए थे? उसने कहा, नहीं, मैं कैंडल मार्च में गया था, बड़ी खराब घटना हुई है। उसने पूछा भाई से, वहां पर लोग क्या कह रहे थे? भाई ने बताया कि वहां एक ही डिमांड हो रही थी कि हत्यारे को फांसी दो। सारे लोग यही चिल्ला रहे थे। सब प्लास्टिक की छोटी छोटी गिलासों में मोमबत्ती एक लगाकर, ताकि मोमबत्ती का जो वो मोम है वो हाथों में न गिरे। और बहुत ज़्यादा लोग थे। कस्बे के सभी लड़के थे, बुजुर्ग थे, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग थे। उसके बाद रजनीश कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद खाना खाकर वहाँ से सोने के लिए चला गया। और शायद उसी के बाद उसने सुसाइड कर लिया और सवेरे उसकी लाश मिल गई। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में वो अकेला था, यानी रेप और हत्या का अकेला आरोपी था और आरोपी की मृत्यु हो गई।
एफआईआर की विवेचना करने वाले ने तुरंत इसमें एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि विवेचना का कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं है, मुलजिम की मृत्यु हो चुकी है। आज की घटना, एक अबोध बच्ची के साथ विभत्स बलात्कार के बाद हत्या करने का दंड ऊपर वाले ने रजनीश को फौरन दे दिया। इंस्पेक्टर खेकड़ा उसका माध्यम बने। अगर इंस्पेक्टर खेकड़ा ने बरामद बोरी और आत्महत्या वाले कमरे में रखी हुई बोरी उसके दिमाग में क्लिक न की होती तो आत्महत्या है, 4 दिन बाद लोग भूल जाते और पुलिस कभी उसमें कोई प्रयास नहीं करती है। लेकिन एक थोड़ी सी, जिसको अलर्टनेस कहते हैं, इंस्पेक्टर ने इतनी बड़ी लीड दे दी कि पुलिस जल्दी ही हत्यारे तक पहुंच गई। लेकिन जिस तरह से ऊपर वाले ने ऐसे पापियों को वही दंड दिया जो अगर मुकदमा चलता तो 10 साल लग जाते, ऐसे अपराधी को ऐसी ही सजा देने में। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाले ने ऐसी लाठी मारी कि कतई आवाज नहीं हुई। लोग समझ भी नहीं पाए कि ये लाठी किसने मारी, क्यों इसने आत्महत्या की। मैं फिर एक बार यही कहता हूं कि काश ऊपर वाला ऐसे पापियों को ऐसा ही दंड तुरंत दे दिया करे। क्यों? इसलिए कि वैसे इस तरह के दंड देने में 10 साल लग जाएंगे। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और अपडेट बुलबुल के उस घोंसले के बारे में। आज उनमें से एक और बच्चा अपने आप संभवतः उड़ गया। घर के लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि ऐसा नहीं हो, इसके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, लेकिन वो वास्तव में उड़ गया। कल आपने देखा था उसके पंख बहुत मजबूत हो गए थे। अब सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ है और उम्मीद हमें ये है कि शायद कल तक घोंसला खाली हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।